वेलकम बैक इन्वेस्टर्स टू अ न्यू वीडियो। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये कंपनी को रीसाइक्लिंग और सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ गवर्नमेंट का जो स्ट्रॉन्ग पुश है उससे बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो कंपनी के बारे में डिस्कस करने के पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप में से कितने लोगों ने कभी कोई प्लास्टिक बॉटल फेंकने के बाद ये सोचा है कि उसके बाद उस बॉटल का क्या होता है? हमारे लिए उसकी जर्नी वहीं खत्म होती है, लेकिन इकोनॉमिकली कई बार वहीं से उसकी असली जर्नी शुरू होती है। एक प्लास्टिक बॉटल की यूजफुल लाइफ हमारे लिए ड्रिंक खत्म होते ही खत्म हो जाती है, लेकिन रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के लिए वही बॉटल नई वैल्यू चेन की शुरुआत बन सकती है। FY19 में इंडिया ने लगभग 33.60 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट किया था। FY20 में यह बढ़कर 34.70 लाख टन हो गया और FY21 तक लगभग 41.27 लाख टन तक पहुंच गया। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया के सामने प्लास्टिक वेस्ट की प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है, लेकिन इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से इस पूरी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने वाली चीज ये है कि रेगुलेशन धीरे धीरे इसी वेस्ट को एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहा है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी EPR के अकॉर्डिंगली जो कंपनीज मार्केट में प्लास्टिक पैकेजिंग लेकर आती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लगातार बढ़ रही है और रिसाइकल कंटेंट से जुड़ी रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं। PET बॉटल्स जैसी रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए रिसाइकल्ड कंटेंट मैंडेट FY26 में 30% से शुरू होता है और हर साल 10 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ेगा और FY29 से 60% तक पहुंच जाएगा। सिंपल टर्म्स में नई प्लास्टिक पैकेजिंग बनाने वाली कंपनीज को अब इनपुट के रूप में लगातार ज्यादा रिसाइकल्ड प्लास्टिक की जरूरत पड़ने वाली है और यही चीज एक पुरानी बॉटल की वैल्यू को पूरी तरह बदल देती है। क्योंकि एक डिस्कार्डेड PET बॉटल को कलेक्ट करके क्लीन करके पॉलिएस्टर फाइबर में कन्वर्ट किया जा सकता है, वही फाइबर आगे क्लोथिंग, कारपेट्स या ऑटोमोटिव टेक्सटाइल्स में यूज किया जा सकता है और अगर उसी PET को बहुत ज्यादा प्योरिटी लेवल तक प्रोसेस किया जाए तो वही पुरानी बॉटल दोबारा एक नई PET बॉटल भी बन सकती है। मतलब जिसे हम वेस्ट कहते हैं वही एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल बन रहा है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया की RPET रिक्वायरमेंट और मौजूदा प्रोडक्शन कैपेबिलिटी के बीच पहले से गैप है। मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंगली इंडिया में RPET एडॉप्शन अभी सिर्फ अराउंड 20 से 25% है, जबकि मैंडेट 40% का है। इंडस्ट्री की RPET कैपेसिटी अराउंड 4.2 लाख टन है, जबकि रिक्वायरमेंट लगभग 5.5 से 6 लाख टन के आसपास है। इसी ट्रांजिशन के बीच लगभग 4 डिकेड से PET रिसाइकलिंग कर रही एक कंपनी है जिसकी वैल्यू चेन PET वेस्ट से फ्लेक्स, फाइबर, यार्न, फिलामेंट, हाई प्योरिटी RPET, फूड ग्रेड RPET और नई PET बॉटल्स तक जाती है। आज कंपनी की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अराउंड 2.19 लाख टन है, जिसमें लगभग 64,500 टन RPET कैपेसिटी शामिल है और जैसे जैसे RPET बिजनेस FY27 तक करीब 1 लाख टन की तरफ बढ़ेगा, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगभग 2.5 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है। कंपनी के बॉटल ग्रेड RPET प्लेटफॉर्म को US FDA और EFSA जैसे फूड कॉन्टैक्ट क्लियरेंसेस भी मिल चुके हैं। लेकिन पहले ये समझते हैं कि PET एक्चुअली है क्या। PET का मतलब है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट। ये वही प्लास्टिक है जिसका यूज वाटर बॉटल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूस, एडिबल ऑयल और फूड पैकेजिंग में होता है। कंपनीज PET का यूज इसलिए करती हैं क्योंकि ये लाइट वेट, ट्रांसपेरेंट, स्ट्रॉन्ग, फूड सेफ और हाईली रिसाइक्लेबल होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि PET उसी पॉलीमर फैमिली का हिस्सा है जिससे पॉलिएस्टर बनता है, इसलिए प्लास्टिक बॉटल पॉलिएस्टर प्रोडक्ट्स का रॉ मटेरियल बन सकती है। बॉटल कलेक्ट होने के बाद उसे क्लीन करके फ्लेक्स में कन्वर्ट किया जाता है और यहीं से अलग अलग रूट्स शुरू होते हैं। PET बॉटल से फ्लेक्स, फिर फाइबर, यर्न, फिलामेंट या RPET ग्रैन्यूल्स और आखिर में वही मटेरियल दोबारा एक नई बॉटल तक पहुंच सकता है। तो PET सिर्फ पैकेजिंग नहीं बल्कि अलग अलग फॉर्म्स में बार बार वापस आने वाला रिसाइक्लेबल पॉलिएस्टर है।
अब पीईटी रिसाइकलिंग प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले कलेक्शन। यूज्ड बॉटल्स को वेस्ट पिकर्स, स्क्रैप डीलर्स, एग्रीगेटर्स, म्यूनिसिपल सिस्टम्स और ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन नेटवर्क्स के थ्रू इकट्ठा किया जाता है। क्योंकि खाली बॉटल्स लाइट होती हैं लेकिन इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसलिए इन्हें कंप्रेस करके बेल्स में कन्वर्ट किया जाता है और फिर रिसाइकलिंग प्लांट्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। किसी भी रिसाइकलर के लिए ये कलेक्शन नेटवर्क बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि वेस्ट बॉटल्स ही इस बिजनेस का रॉ मटेरियल हैं। अगर रिक्वायर्ड बॉटल्स नहीं मिलेंगी तो बड़ी से बड़ी रिसाइकलिंग प्लांट भी एफिशिएंटली रन नहीं कर सकेंगे। इसके बाद आता है सॉर्टिंग। क्लियर पीईटी को कलर्ड पीईटी, पीवीसी, एचडीपीई, पीपी, कैप्स, लेबल्स, मेटल्स और दूसरे कंटेमिनेंट से अलग किया जाता है। क्लियर पीईटी ज्यादा यूजफुल होता है क्योंकि इसे ज्यादा कलर्स और ज्यादा हाई वैल्यू एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकता है। सेलेक्टेड बॉटल्स को फिर ब्लू, लेबल्स, फूड रेजिड्यू और डर्ट हटाने के लिए वॉश किया जाता है और उसके बाद छोटे पीईटी फ्लेक्स में श्रेड कर दिया जाता है। फिर सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन आता है। अलग डेंसिटी की वजह से पीईटी पानी में सिंक करता है, जबकि कैप्स में यूज होने वाले एचडीपीई और पीपी फ्लोट करते हैं, जिससे अनवांटेड मटेरियल हटता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। डर्टी और इनकंसिस्टेंट प्लास्टिक वेस्ट अब क्लीन इंडस्ट्रियल आरपीईटी फ्लेक्स बन चुका है। यहाँ से आगे कितना प्रोसेसिंग होता है वही तय करेगा कि इस मटेरियल से आखिर कितनी वैल्यू एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। क्लीन पीईटी फ्लेक्स इस वैल्यू लैडर का स्टार्टिंग पॉइंट है। सबसे पहले इन्हें मेल्ट करके रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर यानी आरपीएसएफ में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसका यूज क्लोथिंग, पिलोज, मैट्रेसेस, कारपेट्स, ऑटोमोटिव इंटीरियर्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स में होता है। एक स्टेप आगे शॉर्ट फाइबर्स को ट्विस्ट करके स्पन यार्न बनाया जाता है, जो फैब्रिक, गारमेंट्स और होम टेक्सटाइल्स में जाता है। या पॉलिएस्टर को लॉन्ग कंटिन्यूअस फिलामेंट्स में बदला जा सकता है। आरएफडीवाई जैसे प्रोडक्ट्स शर्ट्स, ट्राउजर्स, ड्रेसेस, बेड लिनन और स्पेशलाइज्ड फैब्रिक्स में यूज होते हैं। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब पीईटी टेक्सटाइल्स के आगे जाता है। डीपर प्यूरिफिकेशन और प्रोसेसिंग के बाद फ्लेक्स को आरपीईटी चिप्स या ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिनका यूज फाइबर, शीट्स और पैकेजिंग में होता है। और सबसे हाई वैल्यू एंड पर आता है फूड ग्रेड बॉटल टू बॉटल आरपीईटी। यहाँ हाई प्योरिटी फ्लेक्स पहले बॉटल ग्रेड रेजिन बनते हैं, फिर पीईटी प्रीफॉर्म्स और आखिर में नई वाटर, बेवरेज या एडिबल ऑयल बॉटल्स। तो पूरी जर्नी एक सर्कल में वापस आती है। ओल्ड बॉटल से आरपीईटी, आरपीईटी से न्यू बॉटल, फिर कंज्यूमर और फिर दोबारा रिसाइकलिंग। यही सर्कुलर इकोनॉमी है, यानी वेस्ट को रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करना और हर स्टेप पर उससे ज्यादा वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना। अब सबसे बड़े डिमांड ड्राइवर पर आते हैं। रिसाइकल प्लास्टिक ऑप्शनल से मैंडेटरी बन रहा है। एक और डिमांड टेक्सटाइल से आता है। इंडिया का टेक्सटाइल और अपैरल मार्केट अराउंड 10% CAGR से बढ़कर 2030 तक 2.3 बिलियन US$ तक पहुंचने का प्रोजेक्शन है, जबकि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के 100 बिलियन US$ तक पहुंचने की उम्मीद है। जैसे जैसे ये इंडस्ट्री बढ़ती है, रिसाइकल पॉलिएस्टर इनपुट्स की डिमांड भी इसके साथ बढ़ सकती है। और वेस्टर्न इंडिया अकेला ही इंडिया की प्लास्टिक डिमांड का अराउंड 46.72% अकाउंट करता है, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े एफएमसीजी और पेट्रोकेमिकल हब्स शामिल हैं। इसके साथ 10 प्लास्टिक पार्क्स भी अप्रूव हुए हैं, मतलब ज्यादा पैकेजिंग कंजम्पशन नेचुरली ज्यादा रिसाइक्लेबल पीईटी सिस्टम में ला सकती है। इसके बाद आता है EPR, जहां प्लास्टिक वेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स और ब्रांड ओनर्स की तरफ जा रही है। फिर बॉटल टू बॉटल रिसाइकलिंग आरपीईटी की डिमांड को टेक्सटाइल्स के बाहर बड़े बेवरेज, FMCG और पैकेजिंग मार्केट्स तक एक्सपैंड करती है। और सबसे इंपॉर्टेंटली, बड़ी कंज्यूमर ब्रांड्स को सिर्फ रिसाइकल प्लास्टिक नहीं चाहिए, उन्हें ट्रेसेबिलिटी, फूड कॉन्टैक्ट अप्रूवल्स, कंसिस्टेंट क्वालिटी और स्केल पे रिलायबल सप्लाई चाहिए। और यही चीज छोटे रिसाइकलर्स के लिए कंसिस्टेंटली प्रोवाइड करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और इसी अपॉर्चुनिटी के सेंटर में बैठी कंपनी है गणेशा इकोस्फीयर। कंपनी 1987 में श्याम सुंदर शर्मा ने शुरू की थी और लगभग 4 डिकेड में अपना पीईटी रिसाइकलिंग इकोसिस्टम बनाया है।
आज इसका कलेक्शन नेटवर्क हर दिन लगभग 450 टन्स पीईटी प्लास्टिक वेस्ट हैंडल करता है। इससे गणेशा को अपने सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल डिस्कार्डेड पीईटी बॉटल्स का एस्टैब्लिश्ड सप्लाई नेटवर्क मिलता है। हिस्टोरिकली गणेशा रिसाइकल पॉलिएस्टर फाइबर कंपनी थी, लेकिन गो रिवाइज और गणेशा इकोपेट के थ्रू कंपनी अब हाई प्यूरिटी आरपीईटी फ्लेक्स, स्पेशलिटी आरपीईटी चिप्स और फूड ग्रेड बॉटल ग्रेड आरपीईटी की तरफ मूव कर रही है। मतलब शिफ्ट है बॉटल टू फाइबर से बॉटल टू बॉटल, टेक्सटाइल से एफएमसीजी और पैकेजिंग, और बेसिक से हाई प्योरिटी रिसाइकलिंग की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फूड ग्रेड आरपीईटी के लिए प्योरिटी, डीकंटामिनेशन, पॉलीमर कंसिस्टेंसी, ट्रेसबिलिटी और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। गणेशा के बॉटल ग्रेड प्लेटफॉर्म को यूएस एफडीए और ईएफएसए जैसे फूड कॉन्टैक्ट क्लियरेंसेस भी मिल चुके हैं। तो बड़ी स्टोरी सिर्फ ज्यादा बॉटल्स रिसाइकिल करने की नहीं, बल्कि हर बॉटल से ज्यादा वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने की है। और हाँ इन्वेस्टर्स, हम अपने रिसर्च सर्विसेज इमर्जिंग टाइटन्स और टाइनी टाइटन्स के थ्रू ऐसी स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और एसएमई अपॉर्चुनिटीज को अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इमर्जिंग टाइटन्स मेनली मेन बोर्ड, स्मॉल और मिड कैप कंपनियों के लिए बनाया गया है, जबकि टाइनी टाइटन्स का फोकस प्योरली एसएमई लिस्टेड स्टॉक्स पर है। दोनों सर्विसेज में आपको डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट्स, एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजी, एलोकेशन गाइडेंस और रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं। तो अगर आप हमारी रिसर्च कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो valueeducator.com को विजिट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक चेक कर सकते हैं। हम स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल वाले ऐसे नीश स्टॉक्स डिस्कवर करने के लिए अपना स्प्रिंट स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं। अब वापस अपने वीडियो पर आते हैं। कंपनी के बिजनेस को आप एक वैल्यू एडिशन लैडर की तरह समझ सकते हैं। पीईटी बॉटल से फ्लेक्स, फ्लेक्स से आरपीएसएफ, फिर स्पन यार्न या फिलामेंट यार्न, उसके बाद स्पेशलिटी आरपीईटी चिप्स, फूड ग्रेड आरपीईटी और आखिर में नई पीईटी बॉटल। हिस्टोरिकली गणेशा शुरुआती स्टेजेस पर ज्यादा डिपेंडेंट थी, लेकिन अब प्रोडक्ट मिक्स हाई वैल्यू की तरफ बढ़ रहा है। FY27 गाइडेंस दिखाती है कि यह बदलाव कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। FY27 में कंसोलिडेटेड ईबिटा लगभग 225 से 250 करोड़ रहने की उम्मीद है। इसमें से लगभग 145 से 180 करोड़ लार्जली नए सब्सिडियरी बिजनेसेस से आने की उम्मीद है। मतलब मेजॉरिटी प्रॉफिटेबिलिटी अब हाई वैल्यू आरपीईटी प्लेटफॉर्म से आने की उम्मीद है। FY25 में कंपनी के पास लगभग 42,000 टीपीए की एग्जिस्टिंग आरपीईटी कैपेसिटी थी। FY26 के दौरान कंपनी ने ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन पर करीब 130 करोड़ इन्वेस्ट किए और एक नई 22,500 टीपीए आरपीईटी ग्रैन्यूल्स लाइन कमीशन की, जिसका रैंप अप FY27 के दौरान होने की उम्मीद है। इसके साथ एक और 22,500 टीपीए लाइन भी ऐड की जा रही है। इन दोनों को मिलाकर कंपनी की आरपीईटी कैपेसिटी लगभग 97,000 से 100,000 टीपीए की तरफ बढ़ जाएगी। इस ऑनगोइंग एक्सपेंशन में लगभग 150 करोड़ रुपए का कैपेक्स इन्वॉल्व है, जिसमें से फर्स्ट क्वार्टर FY27 तक लगभग 60% काम कंप्लीट हो चुका था। मोर इंपॉर्टेंटली, ये नई कैपेसिटी हाई प्यूरिटी और बॉटल ग्रेड आरपीईटी में ऐड हो रही है। मतलब एक तरफ वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ प्रोडक्ट मिक्स भी वैल्यू चेन में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसके अलावा मैनेजमेंट ने अगले 2 इयर्स में लगभग 450 करोड़ के एक और पोटेंशियल एक्सपेंशन की बात की है। हालांकि 1 लाख टीपीए के आगे की एग्जैक्ट कैपेसिटी और कॉन्फ़िगरेशन अभी फाइनलाइज की जा रही थी। ग्रोथ इक्वेशन सिंपल है। रेगुलेशन, बढ़ता आरपीईटी अडॉप्शन, बॉटल टू बॉटल रिसाइकलिंग, सप्लाई गैप, कैपेसिटी एक्सपेंशन और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स। इसके साथ बढ़ती बेवरेज कंजम्पशन, एफएमसीजी कंपनीज की सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट्स और ब्रॉडर सर्कुलर इकोनॉमी ट्रांजिशन इस स्टोरी को लॉन्ग टर्म में और सपोर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन फाइनेंशियल्स में दिख रहा है या नहीं। FY22 से FY26 के बीच कंपनी का रेवेन्यू लगभग 1022 करोड़ से बढ़कर 1481 करोड़ हो गया, यानी लगभग 45% की ग्रोथ। हायर मार्जिन आरपीईटी बिजनेस के एक्सपैंड होने के साथ ईबिटा भी लगभग 117.4 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया था। लेकिन FY26 एक सेटबैक ईयर रहा
और रेगुलेटरी डिलेज और रॉ मटेरियल प्राइस स्पाइक्स की वजह से ईबिटा वापस लगभग 141.7 करोड़ तक आ गया। पैट लगभग 69 करोड़ से बढ़कर FY25 में 103 करोड़ हो गया था, लेकिन उसके बाद घटकर 38.21 करोड़ रुपए रह गया। हालांकि कंपनी की यह जर्नी बिल्कुल स्मूथ नहीं रही है। FY26 में PET स्क्रैप प्राइसेस, वर्जिन PET और पॉलिएस्टर प्राइसेस, इन्वेंट्री गेन्स और लॉसेस, कंपटीशन और नई RPET कैपेसिटी के रैंप अप की वजह से काफी वोलेटिलिटी देखने को मिली। रिसाइकलर वेस्ट PET एक प्राइस पर खरीदता है, जबकि फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस वर्जिन पॉलीमर के साथ मूव कर सकता है। यही शॉर्ट टर्म मार्जिन वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है। लेकिन FY27 के फर्स्ट क्वार्टर में इंटरेस्टिंग शिफ्ट दिखी। कंसोलिडेटेड प्रोडक्शन 42,826 टन्स तक पहुंच गया, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.8% ज्यादा था। सेल्स वॉल्यूम्स एक्चुअली 11.2% डिक्लाइन हुए, लेकिन इसके बावजूद ईबिटा क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14.2% बढ़कर 59.8 करोड़ हो गया और पैट 25.1% बढ़कर 29.03 करोड़ हो गया, जिसमें स्ट्रॉन्गर सब्सिडियरी परफॉर्मेंस और इंप्रूव्ड रियलाइजेशंस ने हेल्प की। यहां तक कि लेगेसी स्टैंड अलोन बिजनेस में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 18.4% बढ़ा, ईबिटा 155.9% बढ़ा और Q1 FY27 में पैट 79.4% बढ़ा। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगा। FY27 के लिए कंसोलिडेटेड रेवेन्यू गाइडेंस लगभग 1700 से 1800 करोड़ रुपए है, जबकि FY26 में रेवेन्यू लगभग 1481 करोड़ था। ईबिटा 225 से 250 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि FY26 में ये लगभग 141.7 करोड़ रुपए था। इसमें सिर्फ 70 से 80 करोड़ लेगेसी बिजनेस से आने की उम्मीद है, जबकि लगभग 145 से 180 करोड़ लार्जली सब्सिडियरीज से आ सकते हैं। इसके अलावा एक और ग्रोथ लीवर है यूटिलाइजेशन। मैनेजमेंट के मुताबिक एग्जिस्टिंग RPET कैपेसिटी लगभग 72% यूटिलाइजेशन पर ऑपरेट कर रही थी और टारगेट इसे लगभग 85% तक ले जाने का है। मतलब ग्रोथ नई कैपेसिटी के साथ बेहतर यूटिलाइजेशन से भी आ सकती है। और FY27 के आगे देखें तो मैनेजमेंट ने FY28 के लिए लगभग 2300 से 2500 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट इंडिकेट किया है। अब सवाल है कि क्या हर रिसाइकलर मशीनें ऐड करके ये अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेंट कर सकता है, क्योंकि गणेशा का मोट सिर्फ कैपेसिटी नहीं है। सबसे पहला एडवांटेज है उसका कलेक्शन इकोसिस्टम। कंपनी 1987 से इस बिजनेस में है और हर दिन लगभग 450 टन्स PET वेस्ट हैंडल करती है। अगर आपके पास रिलायबल रॉ मटेरियल सोर्सिंग नहीं है तो सिर्फ बड़ी कैपेसिटी होने का कोई खास मतलब नहीं है। दूसरा है इंटीग्रेशन। गणेशा वेस्ट PET से फ्लेक्स, फाइबर, स्पैन यार्न, फिलामेंट यार्न, RPET चिप्स और फूड ग्रेड RPET तक पूरी वैल्यू चेन में है। फिर आती है टेक्नोलॉजी और सर्टिफिकेशंस। टेक्सटाइल ग्रेड रिसाइकल फाइबर बनाना और ऐसा मटेरियल बनाना जो वापस फूड पैकेजिंग में जा सके, ये दोनों कंप्लीटली अलग चीजें हैं। इसीलिए US FDA और EFSA क्लियरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली कस्टमर क्वालिफिकेशन और सप्लाई रिलायबिलिटी। बड़ी ग्लोबल ब्रांड्स को हजारों टन्स पर कंसिस्टेंट स्पेसिफिकेशंस और डिपेंडेबल वॉल्यूम्स चाहिए। मैनेजमेंट कंसिस्टेंसी और सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई को की एडवांटेज मानता है और कंपनी का क्लेम है कि कई मेजर ग्लोबल ब्रांड ओनर्स के साथ उसका हाईएस्ट मार्केट शेयर है। तो मोट कलेक्शन, स्केल, इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेशंस, कस्टमर क्वालिफिकेशन और सप्लाई सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन है। पहला रिस्क रॉ मटेरियल और प्राइसिंग वॉलेटिलिटी है। वेस्ट PET की प्राइसेस कलेक्शन और रिसाइकलर डिमांड से बढ़ सकती हैं, जबकि वर्जिन PET क्रूड ऑयल और पेट्रोकेमिकल प्राइसेस से इन्फ्लुएंस्ड होता है। अगर वर्जिन PET की प्राइस गिर जाए और PET स्क्रैप महंगा बना रहे तो रिसाइकलिंग स्प्रेड्स पर प्रेशर आ सकता है। दूसरा इन्वेंट्री रिस्क है। PET स्क्रैप या पॉलीमर प्राइसेस में शार्प मूवमेंट्स क्वार्टरली इन्वेंट्री गेन्स या लॉसेस ला सकते हैं। मैनेजमेंट ने कहा था कि Q1 में प्रॉफिटेबिलिटी का कुछ हिस्सा इन्वेंट्री गेन से आया था, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर को सीधे एक्सट्रैपोलेट नहीं करना चाहिए।
कंपटीशन भी रिस्क है। इंडस्ट्री कैपेसिटी FY27 के एंड तक लगभग 5.2 से 5.5 लाख TPA हो सकती है। अगर कैपेसिटी अडॉप्शन से ज्यादा फास्ट बढ़ी तो रियलाइजेशंस और मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है। फिर एग्जीक्यूशन रिस्क है। गणेशा RPET कैपेसिटी 100,000 TPA की तरफ बढ़ा रही है। नई लाइंस को रैंप करना, कस्टमर्स ऑनबोर्ड करना और यूटिलाइजेशन लगभग 72% से 85% तक ले जाना होगा। इसके बाद रेगुलेटरी रिस्क है। इस पूरी अपॉर्चुनिटी का बड़ा हिस्सा EPR और मैंडेटरी रिसाइकल्ड कंटेंट रूल्स पर डिपेंड करता है। अगर इन रूल्स में रिलैक्सेशन आता है, पोस्टपोनमेंट होता है या एनफोर्समेंट वीक रहता है तो डिमांड स्लो हो सकती है। फूड ग्रेड रिसाइकलिंग में FSSAI और दूसरे फूड कॉन्टैक्ट अप्रूवल्स भी मेंटेन करने होंगे। तो पूरी स्टोरी देखें तो गणेशा इकोस्फीयर अब सिर्फ पुरानी प्लास्टिक बॉटल्स रिसाइकल करने वाली कंपनी नहीं, बल्कि सर्कुलर PET इकोनॉमी के सेंटर में अपनी पोजीशन बना रही है। बढ़ता हुआ बेस्ट रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, EPR रिसाइकलिंग को फॉर्मलाइज करता है, मैंडेटरी रिसाइकल कंटेंट डिमांड क्रिएट करता है, फूड ग्रेड टेक्नोलॉजी पुरानी बॉटल को दोबारा नई बॉटल में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी देती है, और गणेशा उसी समय अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है जब ये ट्रांजिशन तेज हो रहा है। अगर नई कैपेसिटी सही तरीके से रैंप होती है, यूटिलाइजेशन इंप्रूव होता है, रेगुलेशन सपोर्टिव रहता है और बॉटल टू बॉटल जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बिजनेस का बड़ा हिस्सा बनते हैं, तो आने वाले कुछ सालों में गणेशा का अर्निंग्स मिक्स उसके पास्ट से काफी अलग दिखाई दे सकता है। तो वैल्यू एजुकेटर में हम अपने रिसर्च सर्विसेज, इमर्जिंग टाइटन्स और टाइनी टाइटन्स के थ्रू ऐसी स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और SME कंपनियों को अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इमर्जिंग टाइटन्स मेनली मेन बोर्ड, स्मॉल और मिड कैप कंपनियों पर फोकस करता है, जबकि टाइनी टाइटन्स एक्सक्लूसिवली SME स्टॉक्स पर फोकस करता है। दोनों सर्विसेज में आपको डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट्स, एंट्री, एग्जिट, एलोकेशन स्ट्रैटेजी और रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं। तो अगर आप हमारी रिसर्च कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो valueeducator.com को विजिट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक चेक कर सकते हैं। हम स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल वाले ऐसे नीश स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए अपना स्प्रिंट स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये डिटेल्ड रिसर्च पसंद आई हो तो कमेंट में स्प्रिंट जरूर लिखिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे सुबह 11 बजे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।